हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्लीन आर्ट क्राफ्ट्स। और आज हम अपनी पाइथन की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं विद अ सिंपल रिवीजन फंक्शन के बारे में। पाइथन के अंदर फंक्शन कुछ भी नहीं होता, एक पीस ऑफ कोड होते हैं जो कोई काम करे। फॉर एग्जांपल 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेफ ऐड। उसके बाद मैं यहाँ नंबर्स ले सकता हूँ, कितने नंबर यूज़र देगा मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं लिखूँगा स्टार और स्टार के बाद एक नाम दूंगा। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है आर्ग्स, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। फिर s इक्वल टू 0 फॉर आई इन आर्ग्स, s इक्वल टू s प्लस आई रिटर्न s। इसमें हमने क्या किया, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ऐड 74, 93 एंड 100। तो जब ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा, आर्ग्स हो जाएगा 74, 93, 100। आर्ग्स जो है 74, 93, 100 बन जाएगा। ठीक है, एक कलेक्शन हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का। अब s इक्वल टू 0 फॉर आई इन आर्ग्स, तो सबसे पहले आई क्या होगा 74, फिर आई क्या होगा 93, फिर आई क्या होगा 100। जब आई 74 है तो s इज इक्वल टू s प्लस आई, यानी कि 0 प्लस 74 74। उसके बाद जब आई 93 हो गया तो s इज इक्वल टू s प्लस आई, यानी कि 74 प्लस 93, जिसका आंसर आपका आएगा 167 आई गेस। और जब आई 100 होगा तो s इज इक्वल टू 167 प्लस 100, तो 267। रिटर्न s, तो s जो है रिटर्न हो जाएगा। अब इसको रन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 267 आंसर आ रहा है। दिस इज़ अबाउट आर्ग्स, मतलब अगर मैं चाहता हूँ यूज़र जितनी वैल्यूज़ चाहिए उतनी दे सके। अगर मैं यहाँ डबल स्टार लगा के कुछ भी लिखूँ, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है क्वार्ग्स लिखने की, क्वार्ग्स। आप कुछ और भी लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा लोग करते हैं। क्वार्क्स का मतलब क्या होता है, मैं ऐड को कुछ भी नाम दे दे के बेच सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ ऐड n1 इज इक्वल टू 34, n2 इज इक्वल टू 89। तो मैं यहाँ n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू इस तरीके से कुछ जैसे दे पा रहा हूँ कि n1 इज इक्वल टू ऐसे, n2 इज इक्वल टू, तो मैं नंबर को इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ। जब मैं ये करूँगा, मैं आपको एक बारी प्रिंट आई करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं प्रिंट आई करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ देखना आई जो है वो n1 और n2 है, ये जो आइडेंटिफायर है n1 और n2, जो हम लोग नाम इधर दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो नाम है क्वार्क्स के अंदर। एक्चुअली अगर मैं आपको क्वार्क्स दिखाऊं, क्वार्क्स एक डिक्शनरी बना देता है। डिक्शनरी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको इतना समझा दूँ, डिक्शनरी बिल्कुल रियल लाइफ डिक्शनरी की तरह होता है। एक डिक्शनरी के अंदर जैसे वर्ड और उसका मीनिंग होता है, उसी तरीके से पाइथन में वर्ड को हम लोग कहते हैं की और मीनिंग को हम लोग कहते हैं वैल्यू। मतलब हर वैल्यू को एक की के साथ रखा गया, जैसे हर मीनिंग को डिक्शनरी में एक वर्ड के साथ एसोसिएट किए हैं। अगर मुझे लेट्स से ऑस्पिशियस का मीनिंग जानना है, तो मैं डिक्शनरी में उस वर्ड को ढूंढूंगा, ना कि उस मीनिंग को ढूंढूंगा। तो मैं डिक्शनरी में की को ढूंढता हूँ और की को ढूंढने से मुझे वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं क्वार्क्स में आई को ढूंढूंगा, आई यहाँ पे की है, और जब मैं आई को ढूंढूंगा मुझे वैल्यू मिल जाएगी 34 और 89 जो मैं इधर दे रहा हूँ। दिस इज़ अबाउट क्वार्क्स। सो दीज आर आर्क्स एंड क्वार्क्स। अब वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज से हम लोग गेम्स भी बनाएंगे। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट गेम, गेम नंबर 1.py। और अब हम लोग बनाने वाले एक सिंपल रॉक पेपर सीजर गेम, सिंपल रॉक पेपर सीजर्स गेम। तो अब बनाना शुरू करते हैं। रॉक पेपर सीजर गेम को बनाने से पहले मैं आपको एक क्विक बताना चाहता हूँ मॉड्यूल्स के बारे में। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, काफ़ी मॉड्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ में बता दूँ, मॉड्यूल का मतलब किसी और ने कुछ कोड लिखा है, आप उसको यूज़ कर रहे हो। सामने वाले ने कोड लिखा है और आप उस कोड को यूज़ कर रहे हो, ये होते हैं एक मॉड्यूल। दूसरा का कोड यूज़ करना जो कि हमारा हेल्प करेगा। तो जैसे मैं पाइथन में लिखता हूँ इंपोर्ट रैंडम, तो रैंडम एक कोड है जो कि लिखा गया है शायद पाइथन के डेवलपर्स द्वारा, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम। अब मैं इंपोर्ट रैंडम एज RD कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ।
तो इम्पोर्ट रैंडम मतलब मैं रैंडम नाम के मॉड्यूल से जो भी रैंडम नाम के मॉड्यूल के अंदर उसको बनाने वाले ने लिखा था वो सब अब मैं अपने फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। तो रैंडम के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं अपने फाइल के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कंप्यूटर चॉइस, क्योंकि हमारे साथ जो रॉक पेपर सीजर कंप्यूटर खेलेगा उसकी एक चॉइस होगी रैंडम। जब भी मैं किसी मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ कोई फंक्शन यूज़ करूँगा तो मैं उसका नाम लिखूँगा सबसे पहले मॉड्यूल का रैंडम डॉट लगाऊँगा, फिर फंक्शन का नाम लिखूँगा रैंडिंट। रैंडिंट एक फंक्शन है जो कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर है, तो रैंडम डॉट रैंडिंट, फिर मैं यहाँ दूंगा 0,100 ना 0,100 नहीं 0,2। तो ये क्या करेगा, मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा 0 से लेके 2 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 2। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा यूज़र चॉइस इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। यूज़र चॉइस इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। और मैं यहाँ एक फंक्शन बनाऊँगा फट से, डेफ नंबर टू चॉइस। डेफ नंबर टू चॉइस क्या लेगा, नंबर लेगा। और सपोज इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, तब जो हमारा चॉइस है वो होगा रॉक। 0 का मतलब रॉक। ठीक है, एल इफ n इज़ इक्वल टू 1, 1 का मतलब है पेपर, 1 का मतलब है पेपर। और 2 का मतलब होगा सीजर्स। एल इफ n इक्वल टू 2 रिटर्न scissors else return error। और हमारे पास एक होगा डेफ चॉइस टू नंबर। डेफ चॉइस टू नंबर को हम लोग देंगे चॉइस, वो चेक करेगा इफ चॉइस इक्वल टू रॉक, तब रिटर्न 0। एलिफ चॉइस इक्वल टू पेपर, रिटर्न 1। एल्स एलिफ चॉइस इक्वल टू scissors, रिटर्न 2। एल्स रिटर्न एरर। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम 0,2, यूजर चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस, रॉक पेपर या फिर सीजर्स। यूज़र इन तीनों में से कुछ लिखेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे यूज़र कंप्यूटेड चॉइस, मतलब मुझे उसका नंबर चाहिए, यूज़र ने जो दिया उसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। यूज़र कंप्यूटेड चॉइस इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू चॉइस टू नंबर इज इक्वल टू चॉइस टू नंबर यूज़र चॉइस। इफ़ यूज़र कंप्यूटेड चॉइस, इफ़ यूज़र कंप्यूटेड चॉइस इक्वल टू एरर, print some error occurred, print some error occurred, else print user choice comma user choice। हम लोग यूज़र को यूज़र कंप्यूटेड चॉइस नहीं दिखाएंगे, यूज़र को सिंपल यूज़र चॉइस दिखाएंगे, रॉक पेपर या फिर सीजर। और प्रिंट कंप्यूटर चॉइस में हम लोग कंप्यूटर की चॉइस दिखाएंगे, वो हम लोग दिखाएंगे नंबर टू चॉइस यूज़ करके, नंबर टू चॉइस कंप्यूटर चॉइस, ताकि यूज़र अच्छे से देख सके, नंबर टू चॉइस कंप्यूटर चॉइस। अब इफ़ यूज़र कंप्यूटेड चॉइस इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, इसका मतलब ड्रॉ, प्रिंट ड्रॉ, प्रिंट ड्रॉ। एलिफ यूज़र कंप्यूटेड चॉइस, एलिफ यूज़र कंप्यूटेड चॉइस इक्वल टू रॉक यानी कि 0, एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू रॉक के साथ क्या जा रहा है, रॉक 0 पेपर 1। तब क्या जीतेगा, कौन जीतेगा, कंप्यूटर जीतेगा, प्रिंट कंप्यूटर 1। अब कंप्यूटर 3 तरीके से जीत सकता है, तो उन तीनों कंडीशंस को यहाँ लिखेंगे, एलिफ यूज़र कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू 1 एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू 2, यानी कि यूज़र ने पेपर लिए, कंप्यूटर ने सीजर लिए, तब भी प्रिंट कंप्यूटर 1
elif user computer choice equal to 2 and computer choice equal to 0, तब भी print computer 1 else print user 1। और इसी के साथ हमारा एक बेसिक पाइथन में रॉक पेपर सीजर बन के रेडी है। एंटर योर चॉइस रॉक पेपर या फिर सीजर, लेट्स से रॉक, यूज़र चॉइस रॉक, कंप्यूटर चॉइस पेपर, कंप्यूटर 1। दोबारा चलाएंगे इसको, एंटर योर चॉइस पेपर, यूज़र चॉइस पेपर, कंप्यूटर चॉइस पेपर, ड्रॉ। ये बार बार पेपर क्यों ले रहा है? एंटर योर चॉइस सीजर्स, कंप्यूटर बार बार पेपर ले रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। रैंडम डॉट रैंडेंट 0,2, तो फिर ये नंबर 2 चॉइस में जा रहा है और नंबर 2 चॉइस पे चेक कर रहे हैं रॉक, फिर पेपर, फिर सीजर। 0,2 में दोनों इंक्लूडेड है ना? चेक करते हैं 0,2 रैंडम डॉट रैंडेंट इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, तो दोनों इंक्लूड होने चाहिए। क्या किया जाए? चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, काम कर रहा है क्या। एक बार इसको 8.py जो हमारा है यहाँ जाके इसको ट्राई करते हैं। बाय द वे ये जो आप देखते होंगे कि कभी कभी मैं लाइंस के साइड में ऐसे ऑटोमेटिकली हैशटैग डाल देता हूँ जिसके कारण ये रन नहीं होते, तो इसको कमेंट कहते हैं पाइथन में। कमेंट ऐसे लाइंस होते हैं जो रन नहीं होते हैं, वो बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही, मतलब हमारी मर्जी है। मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस ऐड के बारे में साइड में लिखना चाहता हूँ, ये 2 नंबर जोड़ता है, तो मैं इस तरीके से हैशटैग लगा के लिख सकता हूँ, दिस विल नॉट बी रन। अब यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट, पहले इंपोर्ट रैंडम यहाँ कर लेते हैं और एक बार हम लोग इसको बार बार प्रिंट करते हैं, वाइल ट्रू इसको हम लोग प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि ये आ क्यों नहीं रहा, ये सिर्फ 1 आ रहा है क्या। प्रिंट कंप्यूटर चॉइस, ट्राई करेंगे, रन करेंगे और आप देख सकते हैं रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 आ रहा है या फिर सिर्फ 0 आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक बार दोबारा रन करेंगे, इस बार लेट्स से मैं दोबारा रॉक लेता हूँ, फिर से कंप्यूटर ने पेपर लिया, फिर से रन करेंगे इसको, इस बार मैं सीजर्स लेता हूँ, कंप्यूटर ने फाइनली रॉक लिया। अब मैं लेता हूँ लेट्स से रॉक, कंप्यूटर ने सीजर्स लिए, तो कंप्यूटर चूज़ कर रहा है, ऐसी बात नहीं है वो हमेशा पेपर ले रहा है, वो अलग अलग चीज़ें ले रहा है। तो इसी के साथ हमारा एक सिंपल रॉक पेपर सीजर गेम बन के रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले लिस्ट्स, टपल्स वगैरह के बारे में। तो पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली होता है एक कलेक्शन, जो मैं इतनी देर से आपको कलेक्शन कह रहा था, ये कलेक्शंस पाइथन में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख सकता हूँ मार्क्स इज इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं और इन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में मैं अपने लिस्ट के वैल्यूज़ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 12, 92, 83, 75, 67, कुछ भी मैं यहाँ नंबर्स लिखता हूँ और ये नंबर्स कॉमा से सेपरेट करता हूँ, तो ये मेरी एक कलेक्शन है, एक लिस्ट है। अगर मैं प्रिंट मार्क्स करके देखूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिस्ट प्रिंट हो गई है, ये रही मेरी लिस्ट। अगर मैं टाइप ऑफ मार्क्स प्रिंट करके देखूँ टाइप, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक लिस्ट है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं क्लास लिस्ट, मतलब ये एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मैं अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ वैल्यूज़ इज इक्वल टू 84, फॉल्स, हेलो, अलग अलग डेटा टाइप्स को भी मैं रख सकता हूँ। और अब अगर मैं इधर प्रिंट वैल्यूज़ करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब रन हो जाएंगे, प्रिंट वैल्यूज़। और अब इसको चलाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। दीज आर लिस्ट। लिस्ट में भी इंडेक्सिंग वैसी चलती है जैसी स्ट्रिंग्स में चलती है। सपोज़ मेरा ये लिस्ट है 1,2 ना 1,2 नहीं करते, थोड़ा 28, 93, 56, 67, 69, 39, 19,
29,33। तो ये एक लिस्ट है। तो 28 जो है, आगे से अगर मैं गिनती शुरू करूँ तो 28 की इंडेक्स है 0, 28 का इंडेक्स 0 है। 93 का इंडेक्स क्या है 1, 93 का इंडेक्स है 1। 56 का इंडेक्स है 2, 67 का इंडेक्स है 3, 69 का इंडेक्स है 4, फिर 5, 6, 7, 8। दीज आर द इंडेक्सेस, या फिर वो कहाँ है लिस्ट के अंदर अगर मुझे पता करनी हो। और पीछे से अगर मैं गिनती शुरू करूँ तो ये है -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। मतलब 33 की जो लोकेशन है इस लिस्ट के अंदर वो है -1, या फिर आगे से गिनती करें तो आई गेस 8। लेट्स ट्राई इट। अगर मैं यहाँ लिखूँ माई लिस्ट इज इक्वल टू, और ये लिस्ट, फिर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट माई लिस्ट एट 4। इसका मतलब माई लिस्ट के अंदर जिसकी लोकेशन 4 है वो प्रिंट कर दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 69 प्रिंट हो चुका क्योंकि इसकी लोकेशन है 4। अगर मैं -4 करूं तब आप देखना यहाँ प्रिंट हुआ है 39, क्योंकि पीछे से जब हम गिनती करते हैं तो 39 जो है वो आता है आपका पीछे से -4 आता है 39। तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर आपको एक लिस्ट के सारे आइटम्स को प्रिंट करने हो, एक तरीका है आपका फॉर आई इन माई लिस्ट प्रिंट आई। इस तरीके से भी आप रन कर सकते हो। और जब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ इसको कमेंट आउट कर देते हैं वरना एक एक्स्ट्रा वैल्यू दिखाएगा। अब इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट मेरी रन हो चुकी है, एक एक वैल्यू प्रिंट हो गया। एक और तरीका ये होता है कि देखो लेंथ ऑफ माई लिस्ट, जब मैं ऐसे लेन लिख के माई लिस्ट देता हूँ तब ये मुझे माई लिस्ट की लेंथ रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल इस केस में माई लिस्ट की लेंथ है 8, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 8, लेंथ ऑफ माई लिस्ट 8। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रेंज के अंदर डाल दूँगा, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो मेरे पास एक रेंज आ जाएगी फ्रॉम 0 to 8। और अब मैं यहाँ इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ माई लिस्ट, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट एट आई। तो अब यहाँ इंडेक्सिंग का मेथड यूज़ करके भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो हम लोग इसको क्यों यूज़ करें, हम लोग ऐसे रेंज लेन लगा के क्यों यूज़ करें जब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बात ये, कभी कभी हमें इंडेक्स भी चाहिए होते हैं, मतलब हमें लोकेशन भी चाहिए होती है वैल्यू की, और हमें वैल्यू भी चाहिए होती है। तो जब वैसा केस आते हैं तब हम इस तरीके का यूज़ करते हैं। इंडेक्स हमें मिल जाएगा आई, वैल्यू हमें मिल जाएगा माई लिस्ट एट आई। तो ये तरीका यूज़ होगा जब हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों चाहिए होगी। दिस इज़ लिस्ट। लिस्ट की एक खास बात ये होती है कि लिस्ट इज़ म्यूटेबल। लिस्ट इज़ म्यूटेबल का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर मैं वैल्यूज़ को डाल सकता हूँ, मैं वैल्यूज़ को डिलीट कर सकता हूँ, काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मुझे माई लिस्ट के अंदर लेट्स से 100 डालना है तो मैं लिखूँगा माई लिस्ट डॉट अपेंड 100। जब मैं ये लिखूँगा तो माई लिस्ट के अंदर 100 ऐड हो जाएगा, एट द एंड 100 ऐड हो जाएगा। तो अब अगर मैं पहले प्रिंट करूँ माई लिस्ट और बाद में प्रिंट करूँ माई लिस्ट, और बीच में मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ चेंजिंग, और अब इसको रन करके दिखाऊँ तो देखना पहले मेरी लिस्ट कुछ ऐसी थी, लास्ट वैल्यू 33, लेकिन चेंजिंग होने के बाद एंड में 100 ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से मैं अपनी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकता हूँ माई लिस्ट डॉट अपेंड 100 करके। इसके बाद मैं अपनी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को हटा भी सकता हूँ। आई गेस इट्स पॉप, लेट मी ट्राई इट, माई लिस्ट डॉट पॉप टू प्रिंट माई लिस्ट। अब इसको ज़रा रन करते हुए देखते हैं 28, 93, 67। हाँ, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू को हटाना है, लेट्स से माई लिस्ट के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको मुझे हटाना है, तो मैं पॉप का यूज़ करूँगा। जब मैं लिखूँगा माई लिस्ट डॉट पॉप और यहाँ लिख दूँगा 2,
तब ये सेकेंड एलिमेंट को यानी कि 0 1 2 56 को लिस्ट से निकाल देगा। इसीलिए जब मैं माई लिस्ट को प्रिंट करूँगा 28 93 फिर डायरेक्ट 6 7, बीच का 56 इसने डिलीट कर दिया है। इसके बाद एक चीज़ होता है डेल माई लिस्ट। डेल का मतलब होता है डिलीट कर दो। तो जब मैं ये डेल को चलाता हूँ तब माई लिस्ट डिलीट हो जाती है। इसीलिए जब मैं इसको रन करूँगा एरर आएगा कि माई लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब मैं डेल माई लिस्ट करता हूँ माई लिस्ट जो है मेमोरी से डिलीट हो जाती है। तो इसका मतलब अब मैं माई लिस्ट को प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकता है। ए इज़ इक्वल टू 5 डेल है, अब ए डिलीट हो चुका है। ए इज़ इक्वल टू लेट्स से कोई स्ट्रिंग डेल है, ए डिलीट हो जाएगा। तो डेल हम लोग किसी भी चीज़ के यहाँ साथ यूज़ कर सकते हैं उसको डिलीट करने के लिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ माई लिस्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ किया। लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर मैं आपको अभी सफारी खोल के दिखाऊं, मैं सफारी पे जाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा लिस्ट मेथड्स इन पाइथन और सर्च करके W3 स्कूल्स के पास चले जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं हज़ारों मेथड होंगे। अपेंड का यूज़ करके आप एक एलिमेंट को डाल सकते हैं एट द एंड। क्लियर को यूज़ करके आप सारे एलिमेंट्स हटा सकते हो लिस्ट के। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ लिख दूँ माई लिस्ट डॉट क्लियर प्रिंट माई लिस्ट और अब इसको रन करूँ तो माई लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है, सारे वैल्यूज़ डिलीट हो चुके हैं। कॉपी का मतलब रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ L2 इज इक्वल टू माई लिस्ट L2 डॉट अपेंड के प्रिंट L2 और इसको देखूँ ना, प्रिंट माई लिस्ट करके देखूँ एक बारी अगर मैं, तो यहाँ आप एक शॉकिंग चीज़ ऑब्जर्व करोगे। लेट मी रन इट अगेन। तो आप देखो पहले मैंने माई लिस्ट को बनाया ये, ठीक है। अब मैंने L2 इक्वल टू माई लिस्ट कर दिया, फिर मैंने L2 में के डाला, लेकिन मैंने माई लिस्ट प्रिंट किया। तो अब आप मुझे बताओ माई लिस्ट के अंदर के थोड़ी ऐड होना चाहिए, के तो मैंने L2 में ऐड किया था। लेकिन बात ये है कि पाइथन में जब मैंने ये माई लिस्ट इक्वल टू ये लिखा तो पाइथन ने इस लिस्ट को मेमोरी के अंदर डाला और उस डब्बे का, जिस डब्बे के अंदर उसने इस लिस्ट को डाला, उसको नाम दे दिया माई लिस्ट। जब मैं L2 इक्वल टू माई लिस्ट कहता हूँ, ये अलग से एक नया डब्बा नहीं बना रहा इसके लिए, ये उसी डब्बे को एक और नाम दे रहा है L2। मतलब जब मैं L2 डॉट अपेंड के कर रहा हूँ उसी सेम डब्बे के अंदर के जा रहा है जिसका नाम माई लिस्ट भी है और L2 भी है, जिसके कारण जब मैं माई लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं माई लिस्ट डॉट कॉपी यहाँ कर दूँ और अब रन करूँ तो देखना तब माई लिस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब मैं L2 इक्वल टू माई लिस्ट डॉट कॉपी लिखता हूँ तब ये माई लिस्ट नाम के माई लिस्ट वाले डब्बे को नाम नहीं देता L2, एक और नया डब्बा बनाता है, वो डेटा को डुप्लीकेट करके उस डब्बे में डालता है और उस डब्बे को नाम दे देता है L2। तो ये होता है कॉपी का यूज़। काउंट यूज़ होता है रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। लेट्स रन इट। अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट माई लिस्ट डॉट काउंट 0, माई लिस्ट डॉट काउंट लेट्स से 28, तो आप देख सकते हैं माई लिस्ट डॉट काउंट जो है, अगर मैं यहाँ काउंट 0 दूँ तो ये चेक करता है कि इस लिस्ट के अंदर 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है, इसीलिए आंसर है 0। लेकिन जब मैं माई लिस्ट डॉट काउंट 28 लिखता हूँ तो 28 इस लिस्ट के अंदर एक बार आ रहा है, जिसके कारण मेरा फाइनल आंसर 1 आ रहा है। अगर मैं लिस्ट के अंदर 2 28 डाल दूँ इस तरीके से और अब इसको रन करूँ तो यहाँ 2 आ रहा है, मतलब 2। तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी बताते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू इन द लिस्ट। एक्सटेंड एट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट। एक्सटेंड का यूज़ हम लोग कब करते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सपोज L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, L2 इज इक्वल टू 6 7 8 9 10। तो मेरे पास 2 लिस्ट है, मुझे दोनों को ऐड करना है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ L1 डॉट अपेंड L2 और फिर प्रिंट करूँ L1, तो यहाँ ऑब्जर्व करना कि L1 के अंदर 6 एलिमेंट है,
1 2 3 4 5 और एक लिस्ट। ये लिस्ट इस बड़े वाली लिस्ट का एक एलिमेंट है, और ये जो छोटा लिस्ट है इसके अंदर और 5 वैल्यू है। ये 5 वैल्यू इस बड़े लिस्ट का पार्ट नहीं हुआ, ये 5 वैल्यूज एज अ सिंगल लिस्ट इसका पार्ट हुआ है। जिसका मतलब अगर मैं लेंथ ऑफ L1 प्रिंट करूँगा तो वो मेरे पास 6 आएगा। लेंथ ऑफ L1 6 है क्योंकि 6 एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं एक्सटेंड लिखूं और अब रन करूं तो देखना ये जो 6 7 8 9 10 है ये एज ए लिस्ट ऐड नहीं हुआ है, ये एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। मतलब ये इसी लिस्ट का पार्ट हो चुके हैं। दीज आर नॉट अ स्मॉल लिस्ट इनसाइड द बिग लिस्ट, दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ द बिग लिस्ट, जिसके कारण अब इसका लेंथ 10 हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। इंडेक्स क्या होता है? सपोज मैं यहाँ एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 4 6 7। अब मुझे प्रिंट करना है कि 1 जो है 1 इस लिस्ट में 1 पहली बार कहाँ आ रहा है, इस लिस्ट में 1 पहली बार कहाँ आ रहा है। तो मैं लिखूँगा लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 1। ये मुझे पहली इंडेक्स दे देगा कि ये 1 जो है ये पहली बार कहाँ आ रहा है। जैसे 1 कई जगह पे आ रहा है, इधर भी 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 आ रहा है, लेकिन सबसे पहले इधर आ रहा है इंडेक्स 0 पे। तो इसका आंसर होना चाहिए 0। तो जब मैं इसको रन करता हूँ आंसर 0 आता है। मतलब पहली इंडेक्स 1 की इस लिस्ट के अंदर क्या है। उसके बाद और भी कुछ एलिमेंट्स और भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको आप देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट से। लेट्स मूव ऑन टू टपल्स। टपल्स क्या होते हैं पाइथन में? टपल्स लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब टपल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ ब्लैक इज इक्वल टू 0,0,0, मैंने एक टपल बना दिया। अब मैं टपल के अंदर कुछ अपेंड नहीं कर सकता, कुछ ऐड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ सिर्फ टपल को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। प्रिंट ब्लैक, इसको रन करेंगे, ये हमारा टपल आ चुका है। टपल के अंदर कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूँ लेट्स से 122 111 98 और अब प्रिंट करूँ ग्रे को, तो अब देखना ये स्पेसिफिक टपल आ चुका है मेरे पास 121 122 111 एंड 98। एक चीज़ नोटिस करना कि लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन टपल्स को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, इधर जैसा आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इधर टपल मेथड्स के पास जाऊँ तो टपल के भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं काउंट, इंडेक्स, ठीक है, काउंट, इंडेक्स, और बस टपल में ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। टपल आप तब यूज़ करते हैं जब आपको एक जैसे ऐसी लिस्ट बनानी है जिसको आप चेंज ना कर पाए। लेकिन एक बात याद रखना कि पाइथन में हर चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ T1 इज इक्वल टू 1 2 4, तब भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ T1 इक्वल टू 4, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले T1 एक टपल था, अब T1 एक इंटीजर हो गया है। लेकिन अब मैं इस टपल में कुछ ऐड वगैरह नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझे सपोज इस टपल में एक नंबर ऐड करना है तो मैं क्लेवर ट्रिक लगा सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ T1 डॉट अपेंड 5, और इस पूरे को मैं अंदर लिख सकता हूँ टपल। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले T1 को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ इधर। तो T1 जो है एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, 1 2 4 एक लिस्ट बन जाता है। इस लिस्ट में मैं 5 को अपेंड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई 1 2 4 5। और अब इस लिस्ट को मैं एक टपल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिसके कारण T1 के अंदर अब एक टपल आ चुका है 1 2 4 और 5 वाला। तो अब अगर मैं प्रिंट T1 करूँगा तो
नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट T1 लिस्ट को रिटर्न करना चाहिए था इसको। ओके, तो ये जो T1 लिस्ट T1 जब मैं लिखता हूँ लिस्ट T1, तभी डायरेक्टली T1 को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लिस्ट T1, जिसके कारण T1 एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर T1 डॉट अपेंड 5 करके उसको एक टपल में कन्वर्ट कर दूंगा। और अब जब मैं इसको रन करूंगा, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, सो T1 डॉट अपेंड 5, T1 is now a list, T1 is equal to list T1, none type object is not iterable, T1 is equal to list of T1 tuple T1 dot append 5। जब मैं इसको यहाँ लिखूँगा T1 dot append 5 और फिर यहाँ मैं करूँ टपल T1, तो यहाँ पे ये लिस्ट बन चुका है। यहाँ मुझे लिखना होगा T1 इक्वल्स टू टपल T1। ओके, तो सबसे पहले हमने बनाया T1 एक टपल, फिर हमने लिख दिया T1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ T1। तो T1 अब T1 का ही एक लिस्ट बन चुका है। तो अब T1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 to 4, T1 डॉट अपेंड 5, तो हमने T1 के अंदर 5 अपेंड कर दिया। फिर T1 को दोबारा टपल में कन्वर्ट करके प्रिंट T1 कर दिया। तो अब मेरे पास एक आपके लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन which takes in a tuple and a value, and it adds that value at the end of the tuple and returns the tuple and returns a new tuple। आप क्या सोचने के लिए 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते डेफ लेट्स से अपेंड, मेरे फंक्शन का नाम होने वाला है अपेंड। ये लेगा टपल 1 और ये लेगा वैल्यू, या फिर वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे आर्क्स, ताकि हमारे पास जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू आ जाए। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ टपल 1, जिससे मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। फिर फॉर आई इन आर्ग्स हम लोग यहाँ लिखेंगे माई लिस्ट डॉट अपेंड आई, माई लिस्ट डॉट अपेंड आई, और फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे टपल 1 इज इक्वल टू टपल माई लिस्ट, और फिर हम लोग यहाँ रिटर्न कर देंगे टपल 1 को। एंड नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। हम लोग यहाँ लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे अपेंड T1 कॉमा लेट्स से 9, और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे T1 को। और जब हम लोग अब प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5, ओके, तो मुझे यहाँ लिखना होगा T1 इज इक्वल टू अपेंड T1 कॉमा 9। और आप जैसे देख सकते हैं T1 के अंदर हमने अपेंड कर दिया एक वैल्यू। ये हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले लिखा T1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक टपल बना दिया। फिर हमने लिखा T1 इज इक्वल टू अपेंड T1 कॉमा 9, तो अपेंड फंक्शन रन हुआ, फाइनल टपल T1 के अंदर आ गया और हमने T1 को प्रिंट कर दिया। और ये कोड सिंपल सा है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी पाइथन में क्या होता है, बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड डिक्शनरी की तरह ही होता है। रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं और उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे अगर मुझे जानना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, मुझे इस वर्ड का मीनिंग जानना है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिक्शनरी के अंदर इस वर्ड को ढूंढूंगा। तो वही हम पाइथन में करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक डिक्शनरी बनाते हैं, लेट्स से मेरा डिक्शनरी इक्वल्स टू, डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब हम लोग लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले देते हैं की
उसके बाद कोलॉन वैल्यू। फॉर एग्जांपल की में मैं देता हूँ लेट्स से की में मैं देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारी की है, की यानी कि वर्ड, और कोलॉन फिर हम लोग वैल्यू देते हैं, वैल्यू यानी कि उसका मीनिंग, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एआई। अगर मुझे ये हो गया एक आइटम, ये डिक्शनरी का एक आइटम हो गया जिसके पास अपनी एक की है और अपनी एक वैल्यू है। अगर एक और आइटम डालना है मैं कॉमा दूंगा और दूसरा आइटम डालूंगा, फिर एक और आइटम डालना है फिर से यही करेंगे, और जितने आइटम्स मुझे डालने होंगे मैं यहाँ डालते रहूँगा। मेरी मर्ज़ी में यहाँ बहुत सारे आइटम्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो एक सैम्पल डिक्शनरी लेके आते हैं। फटाफट से जाएंगे गूगल जेमिनाई के पास। बहुत देर से हम लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, अब गूगल जेमिनाई का यूज़ करते हैं थोड़ा। गूगल जेमिनाई, और इसको कहते हैं क्रिएट अ सैम्पल डिक्शनरी फॉर मी इन पाइथन। ओके, सो इसने एक सैम्पल डिक्शनरी बना दी है। डिक्शनरी को उठाएंगे और यहाँ लगाएंगे। तो उसने एक डिक्शनरी बनाई है, नाम दिया यूज़र प्रोफाइल, और इसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स दिए हैं। आइटम्स जो है, आइटम्स लिस्ट भी हो सकता है, आइटम टपल भी हो सकता है, आइटम एक डिक्शनरी भी हो सकता है, आइटम एक फंक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक खुद का एग्जाम्पल अब यहाँ दूंगा। लेट्स से मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ फंक्शंस का, फंक्शंस की एक डिक्शनरी बनाता हूँ। यहाँ की है सम और वैल्यू है सम या फिर एडर, फिर की है प्रोडक्ट और वैल्यू है प्रोडक्टर। उसके बाद मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ एडर। हाँ, यहाँ जब मैं इसको लिखूँगा मैं ये दो नहीं दूंगा, दो पैरेंथेसिस। डेफ एडर क्या करेगा, ए लेगा बी लेगा एंड ये रिटर्न कर ना। इसको बढ़िया बनाते हैं, जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं। आर्ग्स लेगा फॉर आई इन आर्ग्स एस इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, रिटर्न एस। डेफ प्रोडक्टर आर्ग्स p equal to 1 for I in args, p equal to p into I, return p। और अब अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट फंक्शंस एट सम, अब ये एक फंक्शन है, फंक्शंस एट सम जो है एडर फंक्शन है। अब इसको मैं यहाँ वैल्यूज़ दे सकता हूँ, लेट्स से 4, 5, 6, और अब अगर इसको रन करूँ तो आंसर आ गया 15। क्यों आया 15? फंक्शंस एट सम जो है इसने मुझे एडर फंक्शन दिया, और फिर एडर फंक्शन को मैंने दे दिया 4, 5, 6, तो एडर फंक्शन के अंदर 4, 5, 6 आर्क्स के अंदर चला गया। ठीक है, सिमिलरली मैं ये चीज़ प्रोडक्ट के साथ भी कर सकता था। मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट फंक्शंस प्रोडक्ट, और अब इसको रन करूँगा तो 4 × 5 × 6 120 आ गया है। 6 5 30, 34 120, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरीज बनाते हैं। अब ज़रा डिक्शनरी के मेथड्स देख लेते हैं। क्लियर सारे एलिमेंट्स हटा देगा डिक्शनरी से, कॉपी कर देगा डिक्शनरी को कॉपी करने से। विथ स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू फ्रॉम कीज गेट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। From keys returns a dictionary with the specified keys and value. From keys को ज़रा ट्राई आउट करते हैं, ये क्या है। अगर मैं यहाँ लिखूँ functions is equal to functions dot from keys iterable creates a new dictionary with keys from iterable and values is set to value. ओके, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ
लेट्स से कीज इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और फिर मैं यहाँ लिखूँ माई डिक्ट इज इक्वल टू कीज डॉट फ्रॉम ना माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज। डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज कॉमा वैल्यू दे देता हूँ मैं 2। और अब मैं ज़रा प्रिंट माई डिक्ट करके देखता हूँ, इन दो लाइंस को कमेंट कर देता हूँ। अब ज़रा रन करेंगे A/2 B/2। ओके, सो फ्रॉम कीज जो होता है इसको सबसे पहले हम एक आइट्रेबल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट, ठीक है। डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का एक फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम कीज, इसको हम लोग कीज देते हैं और एक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल कीज है यहाँ ABCDE और वैल्यू है 2, तो ये एक ऐसी डिक्शनरी बना देते हैं जिसके अंदर कीज ये सब है और वैल्यूज़ 2 है। अगर मैं इसको एक लिस्ट दूँ वैल्यूज़ के लिए और फिर एक बार ट्राई आउट करूँ तो देखते हैं ये क्या करेगा। वैल्यूज़ इक्वल टू लेट्स से 1, 2, 4, 6, 8, 7। ओके, तो मैं इसको जो भी वैल्यू दूंगा ये उस हर की को दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये लिस्ट वैल्यू दिया तो ये वैल्यू ये हर एक की को दे देगा, ए को भी ये लिस्ट दे देगा, बी को भी ये लिस्ट दे देगा, सी को भी ये लिस्ट एज अ वैल्यू दे देगा, ठीक है। एंड आई होप अगर फ्रॉम कीज है तो फ्रॉम वैल्यूज़ भी है, फ्रॉम वैल्यूज़, ओके फ्रॉम वैल्यूज़ नहीं है पर फ्रॉम कीज़ है। तो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है कि मैंने अभी आपको फ्रॉम कीज़ के बारे में बताया, आप फ्रॉम वैल्यूज़ बनाओ, एक फंक्शन बनाओ सिंपल सा जो फ्रॉम वैल्यूज़ का काम करे। 5 सेकेंड सोचने के लिए, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब हम फ्रॉम वैल्यूज़ जैसे एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डेफ फ्रॉम वैल्यूज़। इस बार हम लोग लेंगे वैल्यूज़ कॉमा एक की लेंगे। वैसे हाँ, एक की को बहुत सारी वैल्यूज़ हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो फ्रॉम वैल्यूज़ की जगह फ्रॉम वैल्यूज़ एंड कीज़ हम लोग बनाएंगे। जैसे उसको कीज़ भी देंगे हम लोग, उसको वैल्यूज़ भी देंगे। एक लिस्ट हम लोग देंगे कीज़ की, एक लिस्ट हम लोग देंगे वैल्यूज़ की, और फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे फॉर आई इन कीज़। सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे इफ़ लेन ऑफ कीज़ is greater than len of values, if length of keys is greater than length of values, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर लेन ऑफ कीज लेन ऑफ वैल्यूज से बड़ी हुई तो हम लोग कीज में से लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट करते जाएंगे, कीज डॉट पॉप, और सिर्फ पॉप लिखने से लास्ट एलिमेंट पॉप आउट हो जाता है। तो वाइल लेंथ ऑफ कीज इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वैल्यूज कीज डॉट पॉप। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, या फिर हाँ फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कीज हम लोग यहाँ लिखेंगे एक डिक्शनरी बनाएंगे सबसे पहले, तो माई डिक्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कीज माई डिक्ट डॉट ऐड आइटम में भी, लेट्स सी हियर ऐड आइटम है क्या, लेट्स आस्क हाउ टू ऐड एन आइटम टू अ डिक्शनरी। अरे यार एक चीज़ बताने में इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओके, सो यूज़र डॉट अपडेट अलाउज यू टू ऐड की वैल्यू पेयर्स। तो ऐड आइटम करने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ लिखना है माई डिक्ट
उसके बाद एक नई की दे देना है, लेट्स से यहाँ मेरी की है आई इक्वल टू वैल्यूज़ एट आई, सॉरी माई डिक्ट एट कीज एट आई इक्वल टू वैल्यूज़ एट आई, एंड देन आई विल डू रिटर्न माई डिक्ट। अब ज़रा इसको ट्राई करते हैं, लेट्स से कीज इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, and let's say values is equal to 1, 2, 3, 4, 5। फिर मैं यहाँ लिखूँगा print from values keys, values, और अब इसको रन करेंगे और आप देख सकते हैं A1, B2, C3, D4 एंड E5। अगर मैं कीज़ को बढ़ा दूँ, लेट्स से F एंड G, और फिर इसको रन करूँ तो भी ये E तक ही लेगा, ये F और G को एक्सक्लूड कर देगा। अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ को बढ़ा दूँ और फिर इसको ट्राई करूँ तो ये सिर्फ नीडेड वैल्यूज़ लेगा। परफेक्ट। तो ये है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरीज़ के और भी कुछ जो आप देख सकते हैं फंक्शंस वगैरह हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले ये ऊपर के इन सबको हटा देते, कमेंट आउट कर देते हैं, एंड लेट्स ट्राई आइटम्स एंड ऑल। तो अगर मैं लिखूँ फॉर, सबसे पहले एक डिक्शनरी बना दूँ, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी भी ठीक है, कोई बात नहीं। ए बी बेल्लो, सी चेल्लो, ठीक है। फिर मैं लिखूँ फॉर आई इन डिक्शनरी प्रिंट आई। तो आप देखना आई ए बी और सी आ गया। अगर मैं आई कॉमा जे लिख दूँ, प्रिंट आई कॉमा जे, तो इन वैल्यूज डिक्शनरी डॉट गेट आइटम्स, डिक्शनरी डॉट गेट आइटम होते हैं ना शायद, डिक्शनरी डॉट आइटम्स ए बी बेल्लो सी चलो, ओके। तो जब मैं लिखता हूँ फॉर आई कॉमा जे इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स, डिक्शनरी डॉट आइटम्स बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ आपको प्रिंट डिक्शनरी डॉट आइटम्स करके दिखाऊँ, प्रिंट डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक डिक्ट आइटम्स है। डिक्ट आइटम्स एक लिस्ट है बेसिकली, जिसके अंदर जैसे टपल्स है ए बी बेल्लो सी चेल्लो। तो अगर मैं लिखूँ फॉर आई इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो ये एक एक टपल मुझे मिल जाएगा, आई की वैल्यू एक एक टपल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आई कॉमा जे लिखूँ तो आई की वैल्यू हो जाएगी ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टपल और जे की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड एलिमेंट ऑफ द टपल। अगर आप ये नहीं समझे इस बात को, तो लेट मी शो यू सिंपल एग्जाम्पल फर्स्ट। लेट्स से ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, 2, प्रिंट ए फिर प्रिंट बी, और अब अगर मैं इसको रन करूँ 1 और 2 आ गया। तो ए कॉमा बी इक्वल टू 1, 2 करने से क्या होता है, ए के अंदर पहली वैल्यू, बी के अंदर दूसरी वैल्यू आ जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने इधर यूज़ किया है, जिसके कारण डिक्शनरी के सारे आइटम्स प्रिंट हो जा रहे हैं, सारे कीज़ और सारे वैल्यूज़। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं टपल मेथड्स में। टपल तो हो ही गया है। इसके बाद हम आते हैं सेट्स में। सेट क्या होता है पाइथन में, अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी हो, क्लास 6 लेवल तक की मैथ्स भी, तो वहाँ सेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सेट्स क्या होता है, सेट्स एक कलेक्शन होती है डेटा की, जिसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं होते, वैल्यूज़ डू नॉट रिपीट। तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ माई सेट इक्वल टू, और सेट हम लोग बनाते हैं इसका यूज़ करके, ये कर्ली ब्रैकेट्स। फिर अगर मैं लिखूँ 2, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 98, 45, और अब अगर मैं करूँ प्रिंट माई सेट,
तो एक चीज़ देखना कि जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ थी वो चली गई, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ थी वो चली गई। मतलब यहाँ जो 2 में बार बार 2 लिख रहा था वो सब चला गया, जो मैं बार बार 3 लिख रहा था वो सब चला गया, और अब यहाँ ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया है। ये 1 2 3 4 5 6 98 एंड 45। अगर मैं एक और 98 डाल दूँ और अब इसको रन करूँ तो भी ये आ गया है 98, 45, 98, 45, 66 एंड इस तरीके से ये आ रहा है। एक चीज़ नोटिस करना कि सबसे पहले तो 2 आना चाहिए था, 1 क्यों आ रहा है? तो सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, जिसका मतलब ये वैल्यूज़ इधर उधर रैंडमली हो सकती है, और क्योंकि वैल्यूज़ इधर उधर रैंडमली हो सकती है इसलिए आप माई सेट एट 0 नहीं चला सकते। दिस विल गिव यू एन एरर, दिस विल गिव यू एन एरर बिकॉज सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, सेट्स के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं ऐड का यूज़ करके। माई सेट डॉट ऐड अगर मैं 3 लिखूँगा तो 3 ऐड हो जाएगा सेट के अंदर, और सॉरी 3 तो है ही, 300। इस तरीके से मैं 300 को ऐड कर सकता हूँ सेट के अंदर, और अब इसको रन करूँगा 300 भी ऐड हो चुका है। उसके बाद और बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं। मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो एक्चुअल सेट्स के फंक्शन होते हैं, जैसे इंटरसेक्शन हो गया, इज सबसेट, इज अपर सेट, इज डिसजॉइंट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, जो सेट के मेथड्स होते हैं मैथ्स में, वो सारे मेथड्स बेसिकली हम लोग पाइथन के सेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड दीज आर यूज्ड टू वर्क विथ सेट्स। ठीक है, और अगर आप एक नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामर है तो आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक सेट के बारे में नॉलेज होना, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप और भी फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। और अब आपके लिए मेरे पास एक और छोटा सा टास्क है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली एक सिंपल फंक्शन बनाना है, एक सिंपल फंक्शन जो क्या करेगा, एक लिस्ट को इनपुट लेगा और वो रिटर्न कर देगा उस लिस्ट को, रिमूविंग ऑल एक्स्ट्रा वैल्यूज़, रिमूविंग एनी एक्स्ट्रा वैल्यूज़, रिमूविंग एनी रिपीटिंग वैल्यूज़ एंड कीपिंग इट वंस। इसका मतलब अगर मेरा जो लिस्ट है वो 1, 2, 1, 4, 5, तो ये बन जाएगा 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5। ठीक है, सेट्स यूज़ नहीं कर सकते, डू नॉट यूज़ सेट्स। खुद के हार्डवर्क से करना है, सेट्स यूज़ नहीं करना पाइथन का। 5 seconds to think, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डेफ रिमूव रिपीटिंग लिस्ट, माई लिस्ट को लेंगे और हम लोग यहाँ लिख देंगे न्यू लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट स्टार्टिंग में, फॉर आई इन माई लिस्ट, for I in my list element is equal to I, for j in new list if element equal to j the break, else मैं for loop के साथ यूज़ कर रहा हूँ new list dot append element return new list, लेट्स से अगर मेरा माई लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 6, 7, और फिर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट रिमूव रिपीटिंग माई लिस्ट, और अब इसको रन करूँ तो जितने भी रिपीटिंग वैल्यूज़ थे वो सिर्फ एक बार ही आई हैं। ये मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने एक नया लिस्ट बनाया एम्प्टी लिस्ट, फिर मैंने किया फॉर आई इन माई लिस्ट, हर एक वैल्यू को मैंने लिया, लेट्स लाइक 1 इज़ द एलिमेंट,
फिर मैंने जे इन न्यू लिस्ट किया और मैंने चेक किया कि न्यू लिस्ट के अंदर पहले से ये वैल्यू है क्या। अगर ये वैल्यू है तो मैंने ब्रेक कर दिया। और याद रखना एल्स नहीं चलेगा अगर मैंने ब्रेक किया होगा। तो एल्स तभी चलेगा जब मैंने ब्रेक नहीं किया होगा, इसका मतलब वो न्यू लिस्ट में नहीं है। और अगर वो न्यू लिस्ट में नहीं है तो मैं न्यू लिस्ट में डाल दूंगा और फिर रिटर्न न्यू लिस्ट कर दूंगा। दिस इज़ बेसिकली द फंडामेंटल थिंग। अब मेरे पास आपके लिए एक और असाइनमेंट है। क्या असाइनमेंट है? क्लास 9-10 लेवल की स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ी होगी, क्लास 9-10 लेवल की स्टैटिस्टिक्स। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो हम लोग अब करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन जो एक लिस्ट को लेगा और वो रिटर्न कर देगा मीन को। और आपको एक और फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, जो लिस्ट को लेगा और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर। आपको एक और फंक्शन बनाना है जो एक लिस्ट को लेगा और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो आपको 3 फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। मीन क्या होता है? सपोज मेरे पास वैल्यूज़ है 4, 5, 6, 8, 9। तो मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है? 5। तो मैं इन पांचों वैल्यूज़ को सम करूँगा और डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास मीन आ जाएगा। मीन बेसिकली होता है एवरेज। तो अब मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब हम बनाते हैं फंक्शन। सबसे पहले डेफ मीन फाइंडर लेगा माई लिस्ट को और मीन को फाइंड करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले वो काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट्स है। तो n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माई लिस्ट, तो मुझे मिल जाएगा उसका लेंथ। अब एक बार मुझे इसका लेंथ मिल चुका है, फिर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सब को सम करने वाला हूँ, सम ऑल वैल्यूज़। तो सम ऑल वैल्यूज़ के लिए मैं एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ, डेफ समेशन, जो सम कर देगा। वो एक लिस्ट को लेगा एंड अगेन जो हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं s इक्वल टू 0। इस बार हम लोग आर्क्स की जगह लिस्ट ले रहे हैं। फॉर आई इन माई लिस्ट s इज इक्वल टू s प्लस आई रिटर्न s। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू लेंथ माई लिस्ट, s इक्वल टू समेशन माई लिस्ट, और हम लोग यहाँ लिख देंगे रिटर्न s डिवाइडेड बाई n, और हमें मीन मिल जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए डेफ असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट। अब सॉर्ट करने के लिए कई तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू वन ऑफ द सिंपल मेथड्स, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट मैंने सर्च किया है, बबल सॉर्ट आ क्यों नहीं रहा, ये सर्च काम क्यों नहीं कर रहा, यहीं सर्च करे क्या? Okay, so bubble sort is a simple sorting algorithm. Start at the beginning of the array, compare the first two elements. If the first element is greater than swap, move the next pair of elements, compare and swap if necessary. This process to then after the first pass, the largest element will have bubble to its correct position. Repeat the entire process for remaining unsorted elements, keeping the already sorted elements at the end. Stop when a full pass is made with no swaps required. If sorts in place without requiring extra memory. Def bubble sort, यहाँ bubble sort का पूरा ये दिया हुआ है। For I in range and swapped equal to false, for j in range। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ लिखा क्या है। तो बबल सॉर्ट एक तरीका होता है वैल्यूज़ को सॉर्ट करने की। सबसे पहले हमने लिस्ट को लिया, हमने n फाइंड किया लिस्ट की लेंथ को, फिर फॉर आई इन रेंज लेंथ, तब तक हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट इक्वल टू फॉल्स। फॉर j इन रेंज
0 comma n minus I minus 1 if ARRJ is greater than ARRJ plus 1. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ इफ ARRJ इज ग्रेटर देन ARRJ प्लस 1. मतलब अगर पीछे वाला वैल्यू आगे वाले वैल्यू से बड़ा है तब मैं उनको स्वैप कर दूंगा, है ना. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये 78, 12, 90, 83, तो देखो जे अभी 0 है, तो लिस्ट एट 0 इज़ ग्रेटर देन लिस्ट एट 1, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. स्वैप करने से ये क्या हो जाएगा, 12, 78, 90, 83, है ना. अब ये दोबारा रन होगा. इस बार जे की वैल्यू हो जाएगी 1. फिर 78 और 90 के लिए रन होगा. 78 क्या 90 से बड़ा है, नहीं, तो स्वैप नहीं होगा. फिर 90 और 83 फिर से स्वैप होगा, 83, 90. और इस बार हमारा केस बढ़िया था कि एक बारी में सॉर्ट हो गया, वरना एक बारी में सॉर्ट नहीं होता है. ये एक बेसिकली बबल सॉर्ट का फॉर्मूला, एक तरीका है, एल्गोरिदम है. ठीक है, ये बनाया गया काफ़ी स्मार्ट एल्गोरिदम है नंबर्स को सॉर्ट करने का. अब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ लिख दो डेफ डिसेंडिंग ऑर्डर. लिस्ट को लेंगे हम लोग और हम लोग इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर देंगे. हम लोग यहाँ रिपीट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसको ग्रेटर कर देंगे, इसको ARR ले लेते लिस्ट की जगह. और अब अगर मैं यहाँ बनाऊँ माई लिस्ट इज इक्वल टू लेट्स से 1, 2, 4, 82, 49, बड़ा नंबर्स, छोटा नंबर्स, और फिर मैं लिखूँ प्रिंट मीन इज इक्वल टू मीन फाइंडर माई लिस्ट. उसके बाद प्रिंट असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू बबल सॉर्ट माई लिस्ट and print descending order equal to descending order my list. और अब इसको अगर हम लोग रन करें तो मीन आ गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो गया है. So this is about list, tuples, dictionary and all. Ascending order, descending order के लिए bubble sort हमने यूज़ किया. और भी कुछ होते हैं, selection sort, merge sort. ठीक है, बहुत सारे ऐसे algorithms होते हैं, इनको algorithms बोलते हैं. algorithm मतलब कुछ करने का तरीका, किसी चीज़ को करने का तरीका. जैसे ascending order sort करने का ये एक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका. bubble sort, selection sort, merge sort किसी वैल्यू को किसी लिस्ट में ढूंढने का तरीका होता है, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च. पाइथन में तो हम लोग बहुत सिंपली कर लेते हैं, लेकिन किसी वैल्यू को ढूंढने के लिए लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, and we will continue in the third part learning more about classes, objects and many more things. So I hope you all enjoyed today's video. Meet you all in the next video. Till then, keep learning, keep watching and keep exploring.